कम हो जाना। और जब मांसपेशी का कम हो जाना बहुत कॉमन हो जाता है इन ग्रुप्स में, तब बहुत सारा ज़्यादा सिम्पटम्स ये ग्रुप ज़्यादा फेस कर सकता है। तो जब भी आपका कोई ट्रीटमेंट शुरू हो जाता है, वो चाहे कीमो की गोली हो या कीमोथेरेपी हो या इवन रेडिएशन थेरेपी हो, थोड़े कॉमन सिम्पटम्स हमने अक्सर देखे हैं, जो जेरियाट्रिक पॉपुलेशन में कॉमन है। वो सबसे पहले हम बात करेंगे थकावट की। ओके। थकावट क्यों हो सकती है, थकावट कम करने के कौन से तरीके हैं, और ये अक्सर ज़्यादातर कीमो में क्यों महसूस किया जाता है। ओके। फिर जेरोस्टोमिया नाम का एक कॉमन सिम्टम है, जिसको मुंह को सूखना बोलते हैं। मुंह एकदम ज़्यादा सूख जाता है जब तब। और स्मेल और टेस्ट के चेंजेस होते हैं, या फिर गंध और स्वाद में बदलाव आ जाता है। उल्टी या उल्टी जैसा महसूस होना बहुत कॉमन है इस दौरान। और चबाना और निगलने में भी दिक्कत आ सकती है। अक्सर जब भी, स्पेशली अगर आपका इसोफेजियल रिलेटेड या फिर हेड एंड नेक रिलेटेड डिजीज है, तो खाने में कमती बहुत महसूस हो सकती है ट्रीटमेंट शुरू होने के बाद। कभी कभी ट्रीटमेंट शुरू होने के पहले भी पेशेंट्स को अक्सर भूख कम लगता है। दस्त और कब्ज ये बहुत कॉमन है, पर ज़रूरी नहीं है सबको हो। स्पेशली कीमो के बाद एंटेराइटिस हो सकता है पेशेंट्स को, कीमो इंड्यूस एंटेराइटिस, जिस वजह से लूज मोशन बहुत कॉमन साइड इफेक्ट है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे थकान की। न्यूट्रिशन या फिर जो मैं बोल रही हूँ खान पान बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है पेशेंट के लिए, क्योंकि खाने से ही हमको हमारा मैक्सिमम एनर्जी मिलता है। जो भी ट्रीटमेंट आप लेते हैं वो आपके बीमारी को टारगेट करता है। पर अगर आप देखेंगे कि बीमारी से लड़ने के लिए जो ट्रीटमेंट आपको दी जा रही है, उसको सहने के लिए ही आपको बहुत ज़्यादा ताकत की ज़रूरत पड़ती है। और वो ताकत आपको खाने के अलावा कहीं से नहीं आ पाएगी। तो आपने ये याद रखना है कि हर 2-2 घंटे में, हर 3-3 घंटे में आप कुछ ना कुछ खाते रहें। स्पेशली जब आप उठ जाते हैं, आप जब मिस कर लेते हैं ब्रेकफास्ट, और बहुत सारे पेशेंट यहाँ पे दूर-दूर से आते हैं जो अपना ब्रेकफास्ट मिस कर देते हैं, और फिर हॉस्पिटल में पहुँचते-पहुँचते उन्हें बहुत थकान की महसूस होती है। तो मेरा सबसे पहले टिप यही रहेगा आप सबके लिए कि आप प्लीज़ नाश्ता करके निकलिए, आप जहाँ भी जा रहे हैं, प्लीज़ कुछ खाइएगा, और 2-2 घंटे में कुछ ना कुछ खाइए, ताकि आपको थकावट की महसूस कम हो। दूसरा चीज़, अक्सर लोग बोलते हैं कि खाने को बनाने के बाद उसी टाइम खा लेना चाहिए, और आपको हर बार फ्रेश खाना बनाने की ज़रूरत पड़ती है। तो मैं कहना चाहूँगी कि ये पूरी तरह से सही नहीं है। अगर आपको लगता है कि आपका एनर्जी बचेगा, आप एक टाइम पे खाना बना दोगे 2 टाइम के लिए, तो आप वो दूसरी बार खाना गरम करके भी खा सकते हो। जैसे सुबह का खाना दोपहर में खा सकते हो, दोपहर का शाम तक खा सकते हो। ठीक है? वो वाली चीज़ें जिसको चबाने में कम ताकत लगे, जैसे सॉफ्ट फूड या जो भी नरम खाना है, उसको जब आप खाते हैं तो आपका एनर्जी कंज़र्व होता है, और ज़्यादा एनर्जी आप बहाते नहीं हैं शरीर के बाहर। तो वो सारी फूड्स आप फ़ोकस करते हैं, जैसे इडली, उपमा, पोहा, है ना? ये थोड़े नरम हैं खाने के लिए, और इनमें ज़्यादा चबाने की ताकत नहीं लगती। बहुत ज़्यादा पानी पीने की ज़रूरत होती है, क्योंकि जब भी हम थके हुए होते हैं, हमारे इलेक्ट्रोलाइट, जैसे कभी-कभी पेशेंट्स को महसूस होता होगा उनका, या फिर ब्लड रिपोर्ट में दिखते होंगे कि सोडियम कम हो गया है, पोटेशियम कम हो गया है, या जो भी हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं वो कम हो गए हैं। तो इसे हमें फ्लूइड से रिप्लेनिश करने की ज़रूरत होती है, जैसे सूप्स पी लिया, कभी-कभी मिल्क शेक पी लिया, कभी छाछ पी लिया। ओके। अक्सर कभी-कभी अ, आयरन के कम होने की वजह से, या फिर हीमोग्लोबिन के कमी होने की वजह से भी हमें थकावट की महसूस हो सकती है, जिसको हम आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया कहते हैं। और इसको कॉम्बैट करने के लिए हम आयरन रिच फूड सजेस्ट करते हैं आपको। ठीक है? जैसे अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, और अगर आप ऑर्गन मीट्स खाते हैं, तो एक लिवर अगर आप खाते हैं, कलेजी जो हम बोलते हैं, वो खाने से एटलीस्ट आपके बॉडी में आयरन बढ़ सकता है। और अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो हाई आयरन वेजिटेरियन फूड्स, जैसे ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हो गए, स्प्राउट्स हो गए, ये सारी चीज़ों में अगर आप विटामिन सी युक्त कोई पदार्थ ऐड कर लेते हैं, जैसे आंवला हो गया, या फिर एक पेरू खा लिया, या फिर थोड़ा नींबू निचोड़ लिया खाने में, तो आपका शरीर
उस लोहे को ज़्यादा तेज़ी से खींच पाएगा खाने में से। अगर आप ऐसे इंसान हैं जो ट्रीटमेंट के बाद या फिर कुछ भी खाने के बाद अक्सर लेटना पसंद करते हैं, तो प्लीज़ ये आदत थोड़ी कम कीजिए, बिकॉज़ जितना आप ज़्यादा चलेंगे या जितना आप खुद को एक्टिव रखेंगे, उतने आपकी एनर्जी लेवल्स इम्प्रूव होंगे। ठीक है? ये हमारा पहला विषय। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको थोड़े से फ़ोटोज़ दिए हैं ताकि आप थोड़ा रिलेट कर पाएँ कि मैं जो बोल रही थी पिछले स्लाइड में, जैसे नरम खाना क्या होता है। यहाँ पर मैंने ऑप्शंस दिए हैं आपको, दही-चावल का या फिर सूप का, खिचड़ी का, उपमा का, मडुआ का। अक्सर कई नॉर्दर्न स्टेट्स में ना मडुआ, जैसे रागी का पेज बनता है, वो भी चीज़ बहुत पौष्टिक है, कैल्शियम युक्त है। ये सारी चीज़ें आप खा सकते हैं। जितना हो सके आपको सब्जियाँ ऐड करना है, ओके? ऐसा नहीं कि हम सिर्फ़ रोटी-दही खाएँगे या रोटी-दूध पिएँगे। प्लीज़ सब्जियाँ ऐड करो, हरी पत्ती जितनी ऐड करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। ज़ेरोस्टोमिया यानी सूखा मुँह। तो ये जब आपको कुछ कंडीशन होता है तो प्लीज़ ट्राई करो कि आप खाने को महीन रखिए, और जितना हो सके आप उसमें जैसे रोटी में ज़्यादा दाल या फिर चावल में ज़्यादा दाल डालकर आप उसे खाइए। सूखे फूड्स जैसे जिनके थोड़े शार्प एजेस होते हैं, जैसे बिस्किट या फिर खारी या टोस्ट, इसको अवॉइड करना ज़्यादा बेटर रहेगा। क्योंकि अगर ये आप खाएंगे जब आपका मुंह सूखा है, तो मुंह और सूखा हो सकता है और थूक बनने में दिक्कत हो सकती है। और जब भी आप खाना खाते हैं उसके साथ 2 से 3 सिप्स आप पानी का ले सकते हो, ताकि नमी बनी रहे आपके मुंह में। अगर आपको लगता है कि आपके मुँह में थूक बनना ही बंद हो गया है, तो आप बीच-बीच में दिन में लौंग या फिर अदरक का एक टुकड़ा मुँह में रख सकते हैं, जिससे आपके मुँह में थूक बनना शुरू हो जाएगा। अ, एक और लास्ट बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है कि जब आपका मुँह ज़्यादा सूखा होता है, आपको डेंटल हाइजीन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। प्लीज़ मुँह को बार-बार धोते रहिए। माउथ वॉश अगर आप यूज़ करते हो तो माउथ वॉश यूज़ कीजिए, बट प्लीज़ क्लीन रखो। ठीक है, ये मैंने आपको टिप्स दिए हैं यहाँ पे इमेजेस के दौरान, इमेजेस के माध्यम से। जैसे सूखे नाश्ते होते हैं, जैसे खारी, पॉपकॉर्न, मुरमुरे, सूखे चने, ये सब खाने से मुँह का जो थूक होता है वो और कम हो सकता है, तो ये अवॉइड करना है। और गीले या नरम खाने आप ज़्यादा प्रेफ़र कर सकते हो। और जैसे मैंने बोला, लवंग और अदरक का कुछ टुकड़ा मुँह में रख सकते हैं, ताकि थूक बनता रहे आपके मुँह में। स्मेल और टेस्ट चेंजेस के लिए आप मतलब बहुत लोगों को अक्सर ऐसा लगता है कि हमें बिल्कुल मसालेदार खाना बंद कर देना चाहिए और बिल्कुल भी स्वादिष्ट भोजन नहीं खाना चाहिए। तो ऐसा नहीं है। अगर आपको मसाले डालने की आदत है अपने खाने में, तो प्लीज़ कंटिन्यू कीजिए। जब तक वो आपको मेजर इश्यूज़ नहीं देता, मेजर दिक्कत नहीं देता, तब तक आप प्लीज़ मसालों का यूज़ कीजिए। थोड़ा हल्का-फुल्का चाट मसाला बेशक यूज़ कर डाइट को जितना फ़ॉलो करोगे, उतना आप वो डाइट से कंप्लायंट रहोगे और आपका वज़न घटेगा नहीं, ठीक है? आप चाहे तो पुदीने की चटनी, इमली की चटनी, लहसुन की चटनी, शेंगदाने की चटनी, ये सारे चटनी आप बना के, अगर आप 1 रोटी खाते हो तो शायद आप ये सारी चीज़ों के साथ 2 या 3 रोटी खा पाओ। थोड़ा अमाउंट ऑफ शुगर, थोड़ी मात्रा में चीनी या शहद आपके लिए ठीक है, अगर आप डायबिटिक नहीं है तो। अगर आप डायबिटिक है, एक लिमिटेड अमाउंट अगर आपकी डायटीशियन सजेस्ट करती है तो, वरना बिल्कुल नहीं, ठीक है? और अगर आप डायबिटिक नहीं हैं, थोड़े अमाउंट में चीनी आपके दूध में या फिर रोटी में डालने से, अगर आपको लगता है कि आप 1 के बदले 2 रोटी या 3 रोटी खा पाओगे, तो प्लीज़ खाइए। हर टाइम ट्राई करो कि आप नया और अलग खान-पीन की ट्राई करें, क्योंकि अगर आप रोज़-रोज़ ये एक ही चीज़ खाते रहेंगे या फिर, पता है, जैसे बहुत सारे लोग दूध रोटी ही प्रेफ़र करते हैं रात में। उसमें दिक्कत नहीं है, पर ये हो जाएगा कि थोड़े टाइम के बाद आपको बोर हो सकते हैं कि ये खाने से, तो फिर आपका एपेटाइट और कम हो सकता है।
अ, अक्सर बहुत लोगों को खाने की बहुत ज़्यादा गंध आती है जब वो खाना बन रहा है। इसके लिए मेरा सजेशन यही होगा कि जब खाना बन रहा हो तो आप प्लीज़ वो रूम से थोड़े दूर बैठिए या फिर कहीं बाहर चले जाइए टहलने के लिए, और जब खाना तैयार हो जाए तब आइए, ताकि खाने के वाफ से आपको उल्टी या फिर उल्टी ना उल्टी ना महसूस हो। और हमेशा ठंडा खाना प्रेफ़र कीजिए अगर आपको उल्टी या फिर उल्टी जैसा भाव होता है तो। ये थोड़े इनोवेटिव रेसिपीज़ यहाँ पर मैंने फ़ोटोज़ दिखाए हैं। ये रोटी पिज़्ज़ा है, ठीक है? अगर आपको थोड़ा चेंज चाहिए तो आप आपकी रोटी को ही तवे पे ज़्यादा सेक के उसमें थोड़ी सब्जियाँ डाल सकते हो, थोड़ी चटनी ऐड करके टोमेटो, कैप्सिकम, खीरा ये सब ऊपर डाल के आप उसको चाट मसाला डाल सकते हैं इसके ऊपर और फिर खाने की कोशिश कर सकते हो। अ, यहाँ पर मैंने एक रोल मेंशन किया है, ये रोटी रोल है। रोटी के अंदर आप भर-भर के सब्जियाँ डाल सकते हो, उसमें कभी पुदीने की चटनी या इमली की चटनी डाल के आप खाएँगे तो आपको थोड़ा अलग टेस्ट आएगा और आप शायद 1 रोटी के बजाय 2 रोटी खा पाओ। ये सारे मसाले ओके हैं, लाइक ये आपको नुकसान नहीं पहुँचाएँगे थोड़े मात्रा में आप लोगे तो। पर हाँ, अगर आपको ऐसा लगता है कि मुँह में ज़्यादा जलन महसूस हो रहा है या फिर आपको एसिडिटी की दिक्कत है, तो फिर आप ये स्पाइसेस अवॉइड करेंगे तो बेटर रहेगा। पर अगर आपको ये दिक्कत बिल्कुल नहीं है तो ये स्पाइसेस आपको कुछ हानि नहीं पहुँचाएँगे, ओके? अब नौसिया और वॉमिटिंग या फिर मतलब उल्टी या उल्टी जैसा महसूस होना, ओके? अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी का भाव होता है तो फिर डॉक्टर ने शायद अगर आपको दवाइयाँ दी होगी तो वो जैसे बताया गया है वो आप ले सकते हो। आप ट्राई ये करेंगे कि आप थोड़े-थोड़े टाइम के बाद थोड़ा-थोड़ा खाएँगे, मतलब थोड़े-थोड़े अंतर में आपको थोड़ा-थोड़ा खाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एक ही टाइम ज़्यादा खाने से आपको ज़्यादा उल्टी आ जाए। तो वो अवॉइड करने के लिए बीच-बीच में आप मतलब 1-2 घंटे के बीच-बीच में आप थोड़ा-थोड़ा खाइएगा। धीरे खाना बहुत ज़रूरी होता है इस टाइम। जितनी आप जल्दी खाओगे, उतना आपका पेट बहुत जल्दी भर जाएगा और फिर वो कॉन्ट्रैक्ट होके बाहर खाना निकल सकता है। तो स्लोली खाइए, प्लीज़ टाइम लगा के खाइए, कोई जल्दबाज़ी नहीं, 5 मिनट में प्लीज़ मत खाने के लिए देखो। एक 20 मिनट या 25 मिनट लगाकर स्लोली खाओ, चबाकर खाओ। अगर आपको चबाने की दिक्कत है, तो फिर जब आप स्वॉलो भी कर रहे हो, तो स्लोली स्वॉलो करो। स्पून से खाइए अगर आप स्वॉलो करना नहीं अगर आप नहीं खा पा रहे हैं स्लोली तो। जिंजर यानी अदरक, अदरक बहुत फ़ायदेमंद होता है अगर आपको उल्टी या मचली महसूस होती है तब। अ, ट्राई करेंगे कि आप थोड़ा ठंडा पानी अगर आपको लगे कि ठंडा पानी से आपको बेहतर महसूस होता है, जब आपको उल्टी होती है तो प्लीज़ आप ठंडा पानी पी सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ठंडा पानी से अ, आपका जो भी तकलीफ़ है वो बढ़ जाएगा। पर थोड़ा मतलब चिल्ड मतलब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बर्फीला पानी पीना है आपको, पर थोड़ा ठंडा तो आप ले ही सकते हैं विदाउट एनी इश्यूज़, ठीक है? कभी-कभी थोड़ा नमकीन खाने से भी ना आपको उल्टी का जो भाव है वो कम हो सकता है और एकदम ज़्यादा तेज़ मसालेदार अगर आपके घर पे खाना बन रहा है तो उसको कम कीजिए, तो उससे आपका नॉज़िया और वॉमिटिंग भी कुछ हद तक कम हो सकता है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है यहाँ पे आपके लिए 20 मिनट लगाकर खाइए, आराम से खाइए, कोई जल्दबाज़ी नहीं करना है खाते वक़्त। यहाँ पे मैंने दिया है ऑप्शन नारियल पानी या फिर नींबू पानी या फिर अदरक और नींबू मिलाकर जो चाय बनता है, ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो अगर आपको उल्टी का भाव बहुत ज़्यादा होता है। और इस टाइम सूखे नाश्ते आप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर आपका मुँह सूख रहा है, तो आप तब सूखे नाश्ते नहीं लेंगे, जैसे खाकरा, सूखे चने, मखाने। पर अगर आपको नौसिया या उल्टी-उल्टी जैसा महसूस होता है, तब आप अगर सूखे नाश्ते खाएँगे, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। अब चबाने और निगलने में अगर आपको दिक्कत अगर आती है, तो अधिकतर मीठा, अधिकतर नमकीन, अधिकतर मसालेदार, अधिकतर खट्टा चीज़ को अवॉइड कीजिए। ट्राई करेंगे कि आप ज़्यादा कड़क या फिर नुकीले खाने को अवॉइड करेंगे, जैसे खाकरा हो गया या फिर मुरमुरे हो गए। नरम, महीन और एकदम सॉफ्ट खाना आप खाएँगे तो वो आपके लिए ज़्यादा टॉलरेबल होगा
और आपको कम इश्यूज दे सकता है। एकदम ज़्यादा गरम या एकदम ज़्यादा ठंडा भी खाना आपको दिक्कत करवा सकता है, तो वो आप अवॉइड कर सकते हो। अगर आपको बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, तो पेन रिलीफ मेडिकेशन जैसे आपके डॉक्टर ने आपको अगर दिया है, तो वो आप ले सकते हैं। एंड अगर ये दिक्कत बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो आपको दिखाना पड़ेगा अपने डॉक्टर को। खासकर अगर आपको निगलने में दिक्कत बढ़ती है, तो हमारे पास टीच एंड फॉलोइंग की एक टीम होती है जो आपका निगलने की क्षमता चेक करती है। अगर हमें लगता है कि खाना खाने की नली छोड़कर सांस की नली में जा रहा है, तो हम एनजीटी ट्यूब प्लेस करने के लिए हम आपको रेकमेंड करते हैं। तो अगर बहुत ज़्यादा आपका निगलने का दिक्कत बढ़ जाता है, तो आपको प्लीज़ डॉक्टर को दिखाने की बहुत ज़रूरत होगी। ओके? तो ये मैंने आपके लिए इसलिए दिखाया है क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि जब मैं नरम खाने की बात कर रही हूँ, तो वो क्या है? तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे चॉप्ड फूड्स है, ओके? इसे जस्ट बस काटा गया है छोटे-छोटे टुकड़ों में, ओके? ये चॉप्ड है, इसे चबाने में और निगलने में ज़्यादा दिक्कत नहीं महसूस होती। ये जो दूसरा टाइप का जो भोजन है यहाँ पर, उसको फाइनली मिंस्ड कहते हैं हम, जो नरम होता है और एकदम महीन होता है। तो इसको आप बोल सकते हैं कि मिक्सर में शायद 1-2 बार ग्राइंड करने के बाद जैसा दिखता है, ये वैसा वाला खाना है, ठीक है? और ये छोटे कटे हुए टुकड़ों से थोड़ा और महीन होता है। और फिर अगर थोड़ा और हम पानी डालकर मिक्सर में और पीस देते हैं, तो उसको हम ब्लेंडेड या फिर प्यूरीड खाना बोलते हैं, ठीक है? और इस खाने को अक्सर बिल्कुल चबाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये 3 डिफरेंट फूड टाइप के कंसिस्टेंसीज़ हैं, और अगर आपको किसी भी तरह की चबाने की या निगलने की दिक्कत होती है, तो और अगर आप डायटीशियन से मिलते हैं, तो वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएगी कि आपको किस प्रकार का खाना सूट होगा, ताकि आप हर 2-2 घंटे खाते रहें। अक्सर बिकॉज़ उनको खाने नहीं होता है पेशेंट्स को, वो खाना ही छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं कीजिए, अपने फूड को मॉडिफ़ाई कीजिए ताकि आप हर 2-2 घंटे खाते रहें। ये थोड़े प्रोटीन ऑप्शंस हैं जो नरम होते हैं, और इसको अपने डाइट में इंक्लूड करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं, तो तो अंडे, उबले हुए अंडे आपके लिए बेस्ट ऑप्शन होगा। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आप पनीर, सोयाबीन को ऐड कर सकते हैं अपने खाने में। ठीक है? सब्जियाँ, अक्सर लोग बोलते हैं कि वो सब्जी भी नहीं चबा पाएँगे। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल डायबिटीज़ पेशेंट्स होते हैं जिनको मैं रिकमेंड करती हूँ कि उनको अपना फाइबर बढ़ाना है। तो फाइबर हम अक्सर ज़्यादा सब्जी ऐड करने बोलते हैं हम उनको डाइट में। तो अगर आपसे सब्जी नहीं चबाया जाता है, तो आप सब्जियों को मिक्सर में पीस के उसके कटलेट्स बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने यहाँ पे आपको कटलेट की फ़ोटो दी हुई है। ठीक है? आप इसमें गाजर ऐड कर सकते हो, मटर ऐड कर सकते हो, आप पालक ऐड कर सकते हो इसमें, आप बहुत सारे ड्राई फ्रूट जैसे अखरोट, बादाम, मूँगफली भी ऐड कर सकते हो अपने कटलेट्स में, ताकि वो और ज़्यादा पौष्टिक बन सके। और फिर इसी चीज़ को आप पुदीने की चटनी या फिर इमली की चटनी के साथ खा सकते हो। अगर आपका ग्रेजुअली भूख कम हो गया है ड्यूरिंग ट्रीटमेंट या फिर ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही, तो मैं ये रेकमेंड करूंगी कि आपको अपना मन बनाना पड़ेगा, क्योंकि अक्सर पेशेंट ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही भूख कम लगने के वजह से वजन कम करके आ जाता है, और फिर हम उतना बेटर रिस्पॉन्स नहीं देखते, मतलब ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट ज्यादा हो सकते हैं वो पेशेंट को। इसलिए ट्राई करो कि आप थोड़े-थोड़े देर में बार-बार खाने की कोशिश करें, ओके? अगर आप भूल जाते हैं कि आपको ये टाइम पे खाना है, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आपके फ़ोन पे या फिर आपके वॉच पे एक अलार्म लगाएँ, जो आपको बीच में इंटिमेशन दे सके कि चलो नाश्ते का टाइम हो गया, अब दोपहर का खाने का टाइम हो गया है, तो हमें ये टाइम पे खाना ज़रूरी है। जितना आप स्ट्रिक्टली ये फ़ॉलो करेंगे, उतना आपका शेड्यूल अच्छा बनता रहेगा। अम, आप अ, मैं ये रिकमेंड ये भी करूँगी कि आपको अपने डाइट में हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी मील्स और थोड़े जैसे ड्रिंक्स जो बोलते हैं, जैसे मैंने मिल्क शेक बताया, आपको सत्तू बताया, छाछ, ये सारी चीज़ें आपको ज़्यादा प्रोटीन भी देगा और एनर्जी भी देगा। तो अगर आपको कभी-कभी लगता है कि आपको भूख नहीं है और आप कुछ पीना ज़्यादा पसंद करेंगे, तो ऐसी चीज़ें प्रेफ़र करो जिसमें आपको एनर्जी और प्रोटीन दोनों एक साथ मिले। ठीक है? थोड़ा बहुत एक्सरसाइज़ जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, आपको आपकी भूख बढ़ाने में मदद कर सकती है।
जैसे जितना आप चलेंगे उतना आप थकेंगे, जितना आप थकोगे उतना आपको ज्यादा अच्छी भूख लगेगी, और जितना अच्छी भूख लगेगी उतना बार बार आप खाने की कोशिश करोगे। तो ट्राई करो कुछ भी खाने के बाद या फिर कुछ भी खाने से पहले एक 20 मिनट का वॉकिंग, अगर आपके पास जगह है आसपास, अगर सपोर्ट करने के लिए केयर गिवर्स है तो प्लीज आप निकलिए, बाहर निकलिए। सुबह के टाइम धूप में थोड़ा जाइए, थोड़ा वॉक कीजिए, फ्रेश एयर लीजिए, ताकि आपका एपेटाइट रेगुलर हो। और ये कोशिश करेंगे कि हम इजी मील्स रखें, ऐसा खाना जो एकदम ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, जिसे ज्यादा टाइम लगता है बनाने में, वो आपकी थकावट भी बढ़ा देगा। तो इजी टू प्रिपेयर मील्स कोशिश करेंगे खाने की। तो ये मैंने आपको ऑप्शंस दिए हैं। जैसे मैंने बताया आपको डेली एक्टिविटीज करना है, हो सके तो आप चलिए कुछ एक एक्टिविटी कीजिए, जैसे गार्डनिंग, जैसे अगर आपको फूल पत्ते लगाना ज्यादा पसंद है तो वो कीजिए। अगर आपको गाने सुनकर नाचना पसंद है तो आप वो भी कर सकते हैं, उससे भी आप एक्टिव होंगे और आपको थकावट महसूस होगी, जिसके वजह से आपकी भूख बढ़ सकती है। स्वीट पोटैटो, फिश, एग, चिकन, स्प्राउट्स, इसे अंकुरित मूंग मटकी चने बोलते हैं, ये बहुत पौष्टिक होता है। तो अपने स्नैक्स में आप ट्राई करेंगे कि ये मूंग चने फुलाकर आप खाएं। दूध बहुत पौष्टिक है, बट किसी किसी पेशेंट को ना आफ्टर अ सर्टेन एज, मतलब एक उम्र के बाद दूध हजम नहीं हो पाता है। तो वो टाइम पे या तो आप दूध को रिप्लेस कर सकते हैं दही से, या फिर पानी में मिल्क पाउडर, ये मिल्क पाउडर बहुत कॉमन है, आप मिल्क मिक्स करके आप ट्राई कर सकते हैं। अगर मिल्क पाउडर से आपको दिक्कत नहीं है तो आप मिल्क पाउडर यूज कर लीजिए दूध के अलावा। अब दस्त, तो डायरिया के एपिसोड के हिसाब से आपको स्टेप्स लेने की जरूरत है। किसी किसी को दस्त दिन में एक बार दो बार हो सकता है कीमो के दौरान, किसी किसी पेशेंट्स को 7 से 10 बार भी हो सकता है। तो ट्राई करेंगे जब दस्त हो तब आप अधिकतर में मसालेदार खाना या फिर ज्यादा चर्बी वाला खाना, जिसे तला गया हो ज्यादा तेल में, या फिर ज्यादा मैदे वाला खाना, या फिर ज्यादा कैफीन, कैफीन पाया जाता है चाय और कॉफी में, ओके, और कोल्ड ड्रिंक्स, ये सारी चीजें ना खाएं, ताकि आपके पेट को रेस्ट मिल सके। जितना आप ये सारी चीजें खाएंगे उतना आपके पेट को दिक्कत होगी, और फिर और एपिसोड्स ऑफ डायरिया बढ़ सकते हैं। आप ये कोशिश करेंगे कि सॉफ्ट इजी टू डाइजेस्ट फूड खाएं, जैसे बॉइल्ड एग्स बहुत अच्छा सोर्स ऑफ प्रोटीन है, इजी टू डाइजेस्ट है। इसको आप चावल और दही के साथ कॉम्बिनेशन में खा सकते हो, ये बहुत अच्छा मील है और कंप्लीट मील है। इसके साथ आप कभी कभी थोड़ा एक फ्रूट ऐड कर सकते हो, जैसे बनाना ऐड कर सकते हो, एप्पल ऐड कर सकते हो, जिससे आपका डाइजेशन थोड़ा बेटर होगा। दूध, जैसे मैंने पहले बोला, आप दस्त के वक्त दूध को थोड़े टाइम के लिए बंद कर सकते हैं। और अगर आपका दस्त बहुत ज्यादा बढ़ जाता है तो अगर डॉक्टर ने आपको दवाई दी है तो आप वो वैसे ले सकते हैं। दस्त के वक्त ये बहुत जानना जरूरी है कि आपके शरीर से पानी बहुत ज्यादा बह रहा है, तो आपने उतना ही पानी पीने की बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आपको पता होगा, तब हम ORS देते हैं, इलेक्ट्रॉल पाउडर देते हैं। तो एक पैकेट आप 1 लीटर पानी में मिक्स करके पूरे दिन में पी सकते हैं। अगर आपका डॉक्टर बोलता है कि आपको 1 से 2 पैकेट पीने की जरूरत है, या फिर इवन 3 पीने की जरूरत है, 3 लीटर पीने की जरूरत है, तो आप वैसे एक्शन ले सकते हैं। ठीक है, और अगर बहुत ज्यादा अगर आपका डायरिया बढ़ जाता है तो आपको डॉक्टर से मिलने की आवश्यकता होगी। ठीक है, ये ब्रिस्टल स्टूल चार्ट है लेफ्ट साइड में, ये आप, मुझे नहीं पता अगर आप क्लियरली देख सकते हैं, पर ये ब्रिस्टल स्टूल चार्ट अगर आप सर्च करेंगे तो आपको ये दिखेगा कि अलग अलग टाइप होते हैं पैखाने के, जो आप अगर आपके डॉक्टर को या आपके डाइटिशियन को रिपोर्ट करते हैं तो हमें ज्यादा अच्छे से समझेगा कि आपका पैखाना फिलहाल किस स्टेज पे है। जब बहुत ज्यादा दस्त होती है तब हम उसे टाइप 7 कहेंगे, जहाँ पे एकदम पानी जैसा बिल्कुल भी सॉलिड पार्ट नहीं,
एकदम एकदम पूरा पानी जैसा जब जाता है तब उसे हम टाइप 7 ब्रिस्टल स्टूल चार्ट बोलते हैं, ठीक है। जब नॉर्मल होता है तब टाइप 4, और जब एकदम ज्यादा कब्ज कब्ज होता है जैसे कॉन्स्टिपेशन होता है तब टाइप 1। तो अगर आपका टाइप 7 है, आपको बहुत ज्यादा पानी पीने की जरूरत है, आपको डॉक्टर को दिखाने की अधिकतर ज्यादा जरूरत है। ओके, 1 मिनट, ये मैंने मिस किया। हाँ ठीक है, ये मैंने आपको बताया जैसे कि आप ORS ले सकते हैं। ज्यादा पानी पीना है, और अगर आपका डायरिया रुक नहीं रहा है तो आपको, अगर डॉक्टर ने दवा दिया है तो प्लीज वो ले लीजिए। और आप अपना वाटर इनटेक मॉनिटर कर सकते हैं, जैसे आप एक कागज पर लिख सकते हैं कि आपने प्रतिदिन कितना पानी पिया हुआ है। और फ्रूट्स, बहुत सारे फ्रूट्स में बहुत ज्यादा पानी होता है, जैसे वाटरमेलन, मस्क मेलन, मतलब खरबूजा और तरबूजा, इनमें ज्यादा अधिकतर में पानी पाया जाता है। तो ये सारी फ्रूट्स आप खा सकते हो जब आपको डायरिया होता है। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज, इस दौरान आपने बहुत ज्यादा पानी पीना है। कभी कभी ये सिर्फ खाने की वजह से नहीं होता है। अगर आप बहुत ज्यादा पेन किलर्स अगर आपको पेन किलर्स दिए गए हैं तो वो उसका भी साइड इफेक्ट हो सकता है। इसलिए शायद बहुत सारे पेशेंट्स को पेन किलर्स के साथ साथ लैक्सेटिव्स भी प्रिस्क्राइब किया होता है, ठीक है। फाइबर को इंक्रीज करना है ग्रेजुअली, इसके लिए सबसे इजी और मतलब इजी और आसान तरीका है इसबगोल। इसबगोल की भूसी बहुत फायदेमंद होती है। इसे रात के टाइम 2 चम्मच गुनगुने पानी में मिक्स करके तुरंत पी लेना है। एंड इसे 2 से 3 दिन तक करना है, ताकि आपके पेट में इनफ फाइबर हो, ताकि आपके पैखाने को वो धक्का मार सके, ठीक है। थोड़ा बहुत चलना, वॉकिंग, जैसे मैंने बताया, कॉन्स्टिपेशन को रिलीव करेगा। कीवी, कीवी अधिकतर पेशेंट्स खाते हैं। रिसर्च ये बताता है कि दिन में 3 कीवी खाने से आप कॉन्स्टिपेशन को रिलीव कर सकते हो। प्रून्स नाम की भी एक फ्रूट होती है, जो एक सूखे अंगूर जैसा होता है, वो मार्केट में अवेलेबल हो जाता है कभी कभी, तो वो भी आप ले सकते हैं दिन में 6 से 7। इसके अलावा अलसी, अलसी जानते होंगे, तो उसे तीसी भी कहते हैं हम। और मराठी में इसे जवस भी कहते हैं। तो रोज 2 से 3 चम्मच आप तीसी खा सकते हैं, ये एंटीऑक्सीडेंट्स में भी बहुत अच्छे होते हैं, और ये कॉन्स्टिपेशन रिलीव करने में भी बहुत फायदेमंद होते हैं। तो मेरा सेशन मैं यहीं पर खत्म करना चाहूंगी। प्लीज आपका कोई भी सवाल हो तो प्लीज बेझिझक आप मुझसे पूछ सकते हैं। और कोशिश करेंगे कि आप आपके ट्रीटमेंट के दौरान अ, आपके नियमित रूप से आप डाइटिशियन से मिलते रहिए, ठीक है। जी, थैंक यू मनोज गोयल जी। जी जी, मैं भी आप अपना क्वेश्चन है। एक एक मिनट सर, आप चैट बॉक्स में डालेंगे क्वेश्चन जो भी है आपका। मैम आपका स्क्रीन आप अभी भी दिख रहा है, आप उसे। जी, मैं स्टॉप कर रही हूँ। थैंक यू। सो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमेशा आप हमें समय निकाल के हमारे पास आती है और हमें बहुत सारे ज्ञान प्रदान करती है इस बारे में। और आप बहुत सारी चीजों को बड़ी विस्तार से बताती है, जिसकी वजह से पेशेंट बहुत कुछ समझ पाते हैं। सबसे पहले बताइए कि आपसे अगर मिलना है तो कहाँ मिलने आ सकते हैं पेशेंट। मैं ट्यूसडेज और थर्सडेज को 308 ओपीडी में रहती हूँ, और होमी बाबा 308 में रहती हूँ, और मंडे, वेंसडे और फ्राइडे मैं 216 में रहती हूँ। और अगर मैं ना मिलूँ तो प्लीज किसी से पूछ लीजिए, तो मैं मिल जाऊंगी। जी, आपके लिए बहुत सारे सवाल ऑलरेडी है इसमें। मैं पहले सवाल कर यस लेता हूँ, प्लीज। फिर मैं अपने प्रिपेयर किए सवाल को। तो सबसे पहले डेफिनेटली। OnePlus 12R वालों ने लिखा है कि हेलो टीम, न्यूट्रिशन हैज प्रिस्क्राइब्ड पेंटाशोर 2.0 एंड एज द प्रोटीन लेवल आर वेरी लो, हाउएवर डिस्पाइट द लेवल आर नॉट इंक्रीजिंग। पेंटाशोर चल रहा है फिर भी ओके। लेवल इंक्रीज नहीं हुआ है। कैन वी ऐड ओके। एनी अदर सप्लीमेंट लाइक एंड वे प्रोटीन एंड ऑल समथिंग? टाटा पेशेंट है। ओके, अगर पेशेंट टाटा से हैं तो उनको प्लीज फॉलो अप करने आना चाहिए। तो मैं तो यही कहूंगी कि आप फॉलोअप के लिए आइए, और हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि आपका प्रोटीन क्यों कम है। बट आपका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है उस पर भी बहुत ज्यादा डिपेंड करता है।
आपका ट्रीटमेंट क्या चल रहा है, वो अगर मैं जान सकूंगी तो थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स दे पाऊंगी। ना केस फाइल नंबर लिखा है ना ही कुछ लिखा है, तो मैं इस बारे में तो कुछ नहीं बता पाऊंगा। नेक्स्ट सवाल मैं ले लेता हूँ अभिलाषा जी का। जी। ड्राइड, सर आप पढ़ पा रहे हैं कि अभिलाषा जी, ड्राइड प्रूनेस वी कैन वी गिव, ड्राइड प्रूनेस क्या होता Prunes, prunes, है? प्रून्स, ओ सॉरी। dried prunes. जी, ड्राइड फ्रूट्स दे सकते हैं। मैंने वही लास्ट स्लाइड में कॉन्स्टिपेशन वाले में यही कहा था कि 7 to 8 फ्रूट्स अ डे इज वेरी बेनिफिशियल फॉर एलिवेटिंग कॉन्स्टिपेशन। एंड आप फर्स्ट डे ट्राई करेंगी तो प्लीज सेकेंड डे स्टॉप मत कीजिएगा, सेकेंड डे भी खाइए, थर्ड डे भी खाइए, एंड जस्ट नोटिस ऑन द फोर्थ डे how the constipation is it still that way. If it is still that way, then you have to meet the doctor obviously, but mostly it gets relieved by fourth day of having 8 prunes, 7 to 8 prunes a day. यस मैम, उन्होंने ही आगे, अभिलाषा जी ने आगे लिखा है, ऑल्सो एनी गुड प्रोटीन पाउडर प्लीज सजेस्ट, वेट इज नॉट डिक्रीज एट बट नीड प्रोटीन पाउडर फॉर मसल रिकवरी, पेशेंट Okay. इज ऑन प्रेमेट्रेक्सेल निवोलोमैब इपली Okay. मैम। Okay. So वीकली जा रहा है उनको। प्रेमेट्रेक्सेल निवोलोमैब अगर है तो 2 वीकली माइट भी जा रहा है। Okay, so see, Paclitaxel and sorry, you said pemetrexed, right? Okay, so these are all यस यस protein यस। suppressing. These are all protein suppressing chemos. पर what is the age of the patient? I think अगर patient टाटा का ही है तो any day you can come for a follow up. Please follow up कीजिए because इट गिव्स यू अ क्लियर आइडिया। मतलब हम आपके फाइल देख पाएंगे, आपके लेटेस्ट ब्लड रिपोर्ट्स देख पाएंगे, आपका हिस्ट्री देख पाएंगे। सो आई थिंक प्रोटीन पाउडर सजेशन ऑन दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म बहुत वेग बन जाएगा और बहुत ज्यादा जनरलाइज्ड हो जाएगा। तो आई थिंक अगर इंडिविजुअलाइज कंसर्न है तो प्लीज आप जब भी नेक्स्ट टाइम टाटा में आ रहे हैं तो आपके डाइटिशियन को कंसल्ट कीजिए। प्रखर जी का सवाल है मैम, आफ्टर हैविंग लिक्विड डाइट ऑल्सो टेकिंग द डाइटरी मेजर आई कैन नॉट गेट माई कॉन्स्टिपेशन सेटल्ड, I am also having Hmm. a Peglac 2 spoon, ओके। but still not helping. Can you suggest something? Uh, I I am getting seeking Paclicarbo and 2 weekly Nivolumab. Age is 64. ओके। 64 क्या रतन सर, ये मुझे क्यों नहीं दिख रहे क्वेश्चंस? ये प्रोटीन आप पाउडर पीस, क्योंकि अभी अच्छा, हाँ हाँ अब हाँ, मिल गया प्रकार का है ना, राइट? ओके। यस 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 प्रखर आफ्टर जी का। हैविंग लिक्विड डाइट also and taking all the dietary measures, I cannot get my constipation settled. I'm also having a Peglac 2 scoop. Okay. Okay. इनके केस में आई वुड सजेस्ट सम सॉल्युबल फाइबर सप्लीमेंट जो हमारे इधर मिल जाता है। तो अगर आप नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज आप मेरे से मिल सकते हैं और मैं इनको फाइबर सप्लीमेंट आई थिंक हेल्प कर लेगा। सो अगर सेटल नहीं भी हो रहा है तो आपको फिर भी डॉक्टर से मिलने की जरूरत पड़ेगी। डाइटरी मेजर्स के लिए हमको आपका एक डाइट रिकॉल लेना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि आपके डाइट में कितना फाइबर है। अक्सर बहुत सारे केसेस में बिकॉज पेशेंट्स ज्यादा चू नहीं कर पाते हैं तो उनके डाइट में बाय डिफॉल्ट फाइबर कम हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे टाइम हाई फाइबर फूड्स आर डिफिकल्ट टू चू। तो हम ये करेंगे कि हम एक्सटर्नली फाइबर सप्लीमेंट ऐड कर सकते हैं इनके केस में। जी जी। वीवो V2141, प्लीज हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि आप अपना नाम डालिएगा, कि नहीं तो हम बस मोबाइल नाम पढ़ते रहते हैं। सो वीवो जी ने सवाल किया है, फॉलोअप के बाद कुछ चीजों पे ध्यान देना चाहिए क्या, जैसे कि मीठी चीज खा सकते हैं क्या, मतलब केमो के बाद, फॉलोअप के बाद? ये आपको उनके एग्जैक्टली सेकंड वन प्लस के बाद लिखे। फॉलो अच्छा, फॉलो अप के बाद कुछ चीज पे ध्यान देना जैसे कि मीठा मीठा चीज खा मीठा सकते चीज हैं। खा सकते हैं क्या? अच्छा, तो ये बहुत ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है और इसको एड्रेस करना भी उतना ही जरूरी है। अम, अगर आपको डायबिटीज नहीं है
तो आप मीठा थोड़े मात्रा में खा सकते हो। शुगर कैंसर को फीड नहीं करता है, पर जनरली किसी को कैंसर है या ना है, ना भी है अगर, तो जनरली हमें चीनी कम मात्रा में खानी चाहिए। एक एक किलो मिठाई खाना फायदेमंद नहीं है किसी भी ओर से, और ना ही आपको कुछ लाभ करेगा। पर कभी कभी मीठा खा लेना, क्योंकि आफ्टर ऑल हम इंसान हैं, कभी कभी मीठा खाने की मन या इच्छा हो सकती है, तो थोड़ा बहुत हम चीनी डाल सकते हैं हमारे डाइट में। पर मैं रेकमेंड करूंगी कि एवरी डे का ये रूटीन ना बन जाए। एंड अगर आपके घर पे या फेस्टिवल्स होते हैं या स्पेशल ओकेजन्स होते हैं, तो आप ये चीज को प्लीज वो टाइम के लिए रिजर्व करके रखो, क्योंकि फिर आप बाकी लोगों की खुशियों में शामिल हो सकते हो। और जिस दिन आपको जरूरत नहीं लगता है, उस दिन आप ट्राई कीजिए कि नहीं, मुझे आज चीनी की बिल्कुल जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और जब जब सबसे ज्यादा मन करेगा, तब थोड़ा लेने में ज्यादा समझदारी होगी। ओके, ये मेरे तरफ से दिस इज माय ओपिनियन, बिकॉज मन करता है मीठा खाने का। इवन जब कीमो लगता है, मुंह बहुत तीता हो जाता है, तो कुछ ना कुछ फ्लेवर हमारे मुंह में जब लगता है, तो हमें मोटिवेशन मिलती है कि चलो, थोड़ा मुझे अच्छा लगा, तो जितना मुझे खाने का मन नहीं कर रहा था, अब चलो थोड़े मिठास से मैं उतना या उससे ज्यादा खा पा रहा हूँ। तो आई डोंट सी एनी इश्यूज, पर आप थोड़ा समझदारी से चीनी का इस्तेमाल कीजिए। और क्वेश्चन यस है मैम। सर? यस यस सर, तो शकुंतला जी का सवाल है कि उनका केस फाइल नंबर भी डाला है उन्होंने, 23 जी। सीरीज 32418, एज इज 65। लूज मोशन कंटिन्यू हो रहा है 3-4 दिन से। पहले उनको सजेशन चाहिए, उनका न्यूरोलैब चल रहा है कि कौन सा फूड खाना चाहिए अब इस सेशन में, लूज मोशन ओके, अगर सो चल रहा है तो। शी कैन हैव, आंटी एकदम नरम खाना खाइए प्लीज। थोड़ा सा कम मसालेदार, जैसे मैंने पहले आपको मेंशन किया, कम मसालेदार, कम तला हुआ। बेस्ट ऑप्शन आपके लिए होगा कि आप रोटी को या चावल को ज्यादा दाल में, और दाल भी मूंग का दाल यूज कीजिए। जीरा डाल सकते हो आप मसाले में, काली मिर्च का थोड़ा पाउडर ऐड कर सकते हो, नमक ऐड कर सकते हो, और हल्दी ऐड कर सकते हो। ये 4 मसाले के अलावा कुछ और यूज करना शायद आपके लूज मोशन को और एग्रीवेट कर सकता है। ओआरएस पीते रहिए, छाछ पीते रहिए। जूसेस अवॉइड करो प्लीज, क्योंकि जूसेस से वाटर और लॉस हो सकता है, तो जूस अवॉइड कीजिए। ओआरएस अगर आपको रिकमेंडेड किया गया हुआ है, तो प्लीज ओआरएस पीजिए। कोई इशू नहीं है ओआरएस में। और अगर ये 3 दिन से चल रहा है, अगर लूज मोशन का फ्रीक्वेंसी आपको नोट डाउन करके रखना है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि आप लिखिए कि आज मुझे इतनी टाइम पे पतला गया, और फिर उसके बाद सीधे शाम को हुआ था, तो दिन में 2 बार ही हुआ है। फिर अगले दिन आप लिख सकते हो कि अगर 2 से ज्यादा बार हुआ है या कम बार हुआ है। और अगर ये 3 से 4 दिन हो रहा है, और अगर आपको निवोलुमैब रिसेंटली लगा है, तो मे बी इट इज जस्ट अ साइड इफेक्ट। और अगर ये बढ़ जाता है, तो प्लीज आप नेक्स्ट फॉलोअप में डॉक्टर से बात कीजिए। ओके। यस यस, अरुण मिश्रा जी का सवाल है मैम नेक्स्ट कि गेहूं की ये पेशेंट को जो लंग एडिनोकार्सिनोमा है, ब्रेन मेट्स है, और जो कंट्रोल में है, एज 61 है पेशेंट का। अ, ओके। गेहूं की रोटी, मिल्क, शुगर अवॉइड कर रहे हैं, ये क्या बेनिफिशियरी है पेशेंट के लिए? ये सारी चीजें कर ओके। रहे हैं तो। ओके, सो मैं ये कहना चाहूंगा कि आपका बीमारी का डायग्नोसिस और रोटी, दूध और चीनी बिल्कुल भी अनरिलेटेड है। ठीक है, जो भी आप खाते हो, उससे आपको या तो कुछ ना कुछ न्यूट्रिएंट मिलता है, जो आपका बॉडी प्रोसेस करता है, जिससे आपको एनर्जी मिलता है, या फिर जिससे आपके मसल्स स्ट्रांग रहते हैं, या फिर बोन स्ट्रांग रहते हैं, या जो भी है, वो किसी भी तरह से आपके बीमारी को डायरेक्टली इफेक्ट नहीं करता है। ठीक है, ये हम क्लियर कर लेते हैं। तो जो भी कोई कह रहा है, या फिर आपको सुनने में आ रहा है कि गेहूं की रोटी, दूध या चीनी अवॉइड करना है ये बीमारी के दौरान, वो मैं कहूंगी कि सही नहीं है, किसी भी रूप से सही नहीं है। पर अगर आपको ग्लूटेन एलर्जी है, या इंटॉलरेंस है, या मिल्क इंटॉलरेंस है, या फिर आपको डायबिटीज है, तो ये सब अवॉइड करने में समझदारी होगी, वरना बिल्कुल नहीं। आप रोटी खा सकते हो, आप दूध पी सकते हो। अगर आपको दूध पी के कोई दिक्कत नहीं होती है, तो प्लीज दूध पीजिए। ओके।
अगर आपको शुगर नहीं है तो थोड़ी मात्रा में चीनी, जैसे मैंने पहले बताया, इट्स फाइन, इट्स ओके। थोड़ी मात्रा में मैं जब कहती हूँ तो 1 चम्मच, 1 चम्मच से ज्यादा नहीं। तो एक प्रतिदिन एक या दिन में 1-2 बार प्रतिदिन ठीक है। इट्स नॉट, इट्स ओके, इट्स नॉट अ लॉट, देन इट्स फाइन। ये टेबल वाला चम्मच है या फिर वो करछुल वाला चम्मच है, वो भी बता दीजिए। टीस्पून, टीस्पून जो हम जिससे हम दाल चावल खाते हैं, वो वाला चम्मच, ठीक है। प्रतिदिन 2 से 3 चम्मच, इट्स फाइन। मैम, लास्ट क्वेश्चन है चैट बॉक्स में प्रेक्षा जी का। डज जी, चिया सीड्स हेल्प विद रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन? yes it does, it does, chia seeds does help in relieving constipation। जैसे मैंने पहले बताया, हम आर्टिफिशियली सॉल्युबल फाइबर देते हैं पेशेंट्स को अगर उनको कॉन्स्टिपेशन होता है तो। चिया सीड्स में बहुत अच्छी मात्रा में सॉल्युबल फाइबर है। चिया सीड्स में है, सब्जे में है, अलसी में है, ये जो भी सारे सीड्स हैं इनमें सॉल्युबल फाइबर ज्यादा है। तो अगर आप चिया सीड्स को सोक करते हैं से कोकोनट मिल्क में, और उसमें कट करके आप बनाना ऐड कर सकते हो या एप्पल ऐड कर सकते हो, तो ये एक बहुत अच्छा ब्रेकफास्ट, एक पुडिंग ऑप्शन आपको मिलेगा, जो अगर आप डेली खाते हैं एटलीस्ट फॉर 4 to 5 days, तो इट कैन हेल्प यू रिलीव कॉन्स्टिपेशन। सो आई थिंक या चिया सीड्स इज वेरी गुड फॉर रिलीविंग कॉन्स्टिपेशन। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैम, अभी कुछ सवाल सवाल मेरे जहन में है जो हमने रेगुलर जब बातचीत करते हैं तो उसमें उभर जी, आते हैं कि अक्सर श्योर। पेशेंट्स को हमें कहा जाता है, पेशेंट को कहते हैं, डॉक्टर को सुना है कि आप पानी अच्छे से पीजिए और कंटिन्यू हम्म। कीजिए, लेकिन इसका कोई पैमाना नहीं दिया गया है। और पैमाने के ओके। लिए बोलते हैं कि डाइटिशियन से मिलो कि क्या कितना लेना चाहिए, क्योंकि अंदाजन तीन ओके। चार लीटर बोलते हैं। और किसी हाँ। किसी को ये बोला जाता है कि बिल्कुल पानी मत पियो, इतना ही पियो। ओके। वो ऐसा कॉन्ट्राडिक्टिव क्यों है, मतलब अलग अलग क्यों है? ओके, तो इसका साफ साफ उत्तर यही होगा कि ये बहुत इंडिविजुअलाइज्ड है। ठीक है, तो अगर किसी को अम, मैं केस देती हूँ। अगर एक पेशेंट है जिसका सोडियम बहुत ज्यादा कम है, और उसके पैर में सूजन है, एल्ब्यूमिन लेवल्स कम है, तो ये बहुत एक क्लासिक केस है जहाँ पे वाटर रिस्ट्रिक्शन डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, ताकि सोडियम लेवल्स अपने आप ऊपर आ पाए और ये जो पैरों में जो सूजन है, जो पीडल एडेमा बोलते हैं, वो थोड़ा रिजॉल्व हो। ठीक है, पहली चीज तो ये, और वो बहुत ज्यादा ऑस्मोलैरिटी के ऊपर भी निर्भर करता है। तो इसलिए हम कहते हैं अक्सर कि पानी कम पीजिए। दूसरे केस में जब हम पानी कम पीने के लिए कहते हैं, इस जब बहुत सारे पेशेंट्स को, स्पेशली सीनियर सिटीजन्स को, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन फील होता है रात के समय। ठीक है, नॉक्टर्नल फ्रीक्वेंट यूरिनेशन बहुत कॉमन होता है सीनियर सिटीजन्स में। तब हम कहते हैं कि चलो थोड़ा पानी कम कर सकते हो आप। कोई कोई जगह पे, लाइक फॉर एग्जांपल, जब नॉर्थ साइड से लोग आते हैं या फिर सेंट्रल इंडिया से जब लोग आते हैं जहाँ पे धूप बहुत पड़ती है, वहां पे आइडियली पेशेंट्स या पॉपुलेशन को दिन में 4 से 5 लीटर पीने की आदत होती है। तो वो जब यहाँ पर आते हैं तो शायद उस वजह से बहुत सारे बायोकेमिकल पैरामीटर्स ऊपर नीचे होता होगा, जिस वजह से बाय डिफॉल्ट हम कहते हैं कि भाई ज्यादा पानी आपके लिए इतना सही नहीं है, तो थोड़ा आप कम कर सकते हैं। अब पानी कब बढ़ाना है? ओके, डायरिया में जहां पे आपका पानी बहुत जा रहा है, तो वहां पर आपको पानी ज्यादा पीने की जरूरत है, क्योंकि तब तक आपका डायरिया रिजॉल्व हुआ नहीं है। जब तक आपका डायरिया ठीक नहीं हुआ है और जब तक आपके पानी से शरीर से पानी बह रहा है, उतना आपको पानी पीने की जरूरत है। ये एक क्लासिक केस है। अब आइडियली कितना आपको पानी पीना चाहिए नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में, जब आपको कुछ नहीं महसूस हो रहा है या फिर आपको जो कुछ सिम्टम्स नहीं है, तब आइडियली 35 to 40 ml पर kg बॉडी वेट। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं पकड़ती हूँ एक किसी का भी अगर वजन सपोज 60 किलो है, तो 60 किलो हम मल्टीप्लाई करेंगे 35 से, तो आ जाता है 2 लीटर 100 ml। ठीक है, तो ये है मात्रा मिनिमम 60 किलो वाले व्यक्ति को पीने की आवश्यकता है, इतना पानी पीने की आवश्यकता है कम से कम। ठीक है, और अगर हम अपर लिमिट देखेंगे तो जैसे मैंने बोला 35 to 40 ml, तो ये हो गया 35 टू, एक मिनट, तो 40, 60 into 40 करेंगे हम। ठीक है, तो 2400, तो
अगर 60 किलो आपका वजन है तो 2 लीटर से लेकर 2.5 लीटर तक आप पानी आराम से पी सकते हैं। ठीक है, ये आपका नॉर्मल रिक्वायरमेंट है, मतलब आपके शरीर को इतने पानी की प्रतिदिन जरूरत है। कभी कभी हम ओवर एग्जेजरेट कर लेते हैं कि नहीं पानी बहुत पीना है करके। दूसरा चीज जहां पर हमको पानी बहुत पीना है इस जब आपका कीमो चल रहा है, तो कीमो एक आपको याद रखना है कि हमारे शरीर में इंट्रावीनसली जाता है, राइट। तो सलाइन चढ़ती है जिससे हमारे बॉडी के अंदर कीमो का जो भी मेडिसिन है वो सब जाता है। तो उतना आपको पानी पीने की जरूरत है, सो दैट उतना फ्लश आउट हो, वॉश आउट हो, और आपको डिहाइड्रेशन फील ना हो लेटर, या फिर आपको कॉन्स्टिपेशन ना हो। तो कॉन्स्टिपेशन और डिहाइड्रेशन प्रिवेंट करने के लिए अक्सर हम डॉक्टर्स बोलते हैं आपको कि कीमो से पहले आपका हाइड्रेशन स्टेटस अच्छा होना चाहिए, आपका आपके शरीर में उतना काफी पानी होना चाहिए ताकि आपको आगे जाके कॉन्स्टिपेशन या डिहाइड्रेशन महसूस ना हो। ओके, ये मतलब दिस इज द रीजन बिहाइंड वाटर लिमिटेशंस एंड वाटर एडिशंस इन द डाइट। ओके, और क्वेश्चंस है? नो 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 मैम, थैंक यू वेरी मच। एंड ओके, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि आपने अपने इस कीमती समय में से हमें इतना समय दिया। और ये पानी वाली बात है जो कॉन्ट्राडिक्टिव होती है, बहुत बहुत आई नो, जरूरी था आई इस नो। तरीके से समझाना कि भाई, ताकि अंडरस्टैंड करके वो चीजें कर सके। नहीं तो फिर बोला कि यार कोई एक ये कह रहा है कोई वो कह रहा है, तो फिर मिसकंसेप्शन हो जाता है कि कोई कुछ भी कहता है, ऐसा बोलते हैं लोग। लेकिन इसके पीछे की जो साइंस है, जिसकी वजह से जो वजह है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। और ये समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब लास्ट एक ये है कि अ, हमें हमें डाइटिशियन के पास कब जाना चाहिए, बस ये सवाल लास्ट है कि ओके, हमें कब। इसका बहुत सटीक आंसर है कि जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाइए। क्योंकि अक्सर जब भी आपका डायग्नोसिस होता है, आप बाकी सारी चीजों में बहुत ज्यादा बिजी हो जाते हैं, जैसे ट्रीटमेंट क्या लेना है, ट्रीटमेंट के मेडिसिन क्या होंगे, ट्रीटमेंट के मेडिसिन लेने हैं, ट्रीटमेंट जितना जल्दी हो सके उतना शुरू करना है। मैं ये सारी चीजें मानती हूँ, पर जब भी आपका डायग्नोसिस होता है आपका न्यूट्रिशनल स्टेटस उससे बहुत पहले कम होना शुरू हो जाता है। ठीक है, अक्सर कई लोगों को डायग्नोसिस होती है उस वजह से है कि उनका 10 किलो घट गया है, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं, तब हम जाते हैं डॉक्टर के पास, तब पता चलता है कि चलो ये बीमारी निकल के आई है। तो अगर आप महसूस करते हैं कि आपका वजन बहुत ज्यादा तेजी से घट रहा है, या फिर आपको खाने में कुछ ना कुछ दिक्कत हो रही है, या फिर आपका भूख कम हो गया है, तो ये बहुत क्लासिक साइंस है, आपको जब डायटिशियन से मिलने की जरूरत है। दूसरा चीज, अ, जब भी आपका ट्रीटमेंट शुरू है और अगर आपके कीमो प्लान्ड है, से 21 डेज के कीमो आप करवा रहे हो, तो 21 डेज में जब भी आप डॉक्टर से मिलते हैं ट्राई करें कि डॉक्टर से मिलने के बाद आप एक बार डाइटिशियन को मिल लें। इट हार्डली टेक्स 14 to 15 मिनट्स ऑफ अ कंसल्टेशन, मतलब 15 to 20 मिनट्स का एक कंसल्टेशन होता है। तो उस टाइम आपको डाइटिशियन अच्छे से बता पाएगी कि आपके डाइट में क्या मिसिंग है, क्या आप ऐड कर सकते हो, क्या आपको एक्स्ट्रा करना चाहिए, या फिर आप किस तरह से आपके जो करंट प्रॉब्लम्स है उसको कैसे सॉल्व किया जाए। जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे पेशेंट्स हमारे पास आते हैं जिनको नहीं पता होता है कि ब्लेंडराइज्ड फीड कैसे बनाने हैं, जिनको नली लगती है, तो उनको बताने के लिए ही हम है यहाँ पे। ठीक है, तो अपने हिसाब से डिसीजन मत लो खाने के ऊपर। यूट्यूब व्हाट्सएप से बड़ी दुनिया आपके सामने है, हमारे पास बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो आपको डाइट के बारे में गाइड कर सकते हैं। प्लीज सिर्फ यूट्यूब और व्हाट्सएप को अपना अपने जानकारी का माध्यम ना बनाएं। ओके, प्रोफेशनल से मिलिए, आपके हॉस्पिटल में डाइटिशियंस होगी, अगर आप ट्रीटमेंट कहीं और भी ले रहे हैं टाटा को छोड़कर तो वहां पे डाइटिशियन होगी, तो आपको प्लीज उनसे मिलना चाहिए। ओके, जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, एकदम एकदम सही कहा मैम कि बिल्कुल यूट्यूब यूनिवर्सिटी का छात्र ज्यादा नहीं बनना है, अंडरस्टैंडिंग के लिए एग्जैक्ट। कर सकते हैं। लेकिन एक्सपर्ट से राय जरूर लेनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच। अभी आपके लिए कोई सवाल नहीं है मेरे पास, और बहुत बहुत शुक्रिया। अगेन एंड अगेन, हम जितना आपका शुक्रिया अदा करें उतना कम है कि आप बहुत अच्छे से सारी चीजों को उजागर करती हैं। थैंक यू। थैंक यू। तो सर, शुड
सो ये जो आज का जो सेशन था, आज डाइट के बारे में था, और आज गौरी मैम ने बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को बताया हमें। और डॉक्टर अरविंद अनफॉर्चुनेटली हमसे ज्वाइन नहीं कर पाए आज। आए 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 सर। सर मैं वही वही Yes, चेक yes, कर रहा था, please. नहीं I'm मिले here. सर। अरविंद सर Yes, yes. यस सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हेलो। हाँ, हेलो रतन, है कि नहीं, आ रही हो, सुन रहे हैं? यस यस यस, थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। आज आपके लिए कोई ज्यादा सवाल नहीं थे, गौरी मैम के लिए आज भर भर के सवाल थे। एक एक सो मैं सर, मेरे दो सवाल रहेंगे। अगर आप एल्डरली पेशेंट को आप ये ट्रीट कर रहे हो, तो उनके डाइट रेफरेंस आपके लिए कितना महत्वपूर्ण रहता? रतन जी मेरे लिए हेलो। हाँ, रतन जी मेरे लिए है क्या क्वेश्चन? यस सर, यस, आपसे आपसे पूछ रहा हूँ। हाँ सो इन केस ऑफ, जी। तो डाइटिशियन रेफरेंस तो हर पेशेंट को हम करते हैं, क्योंकि जब कैंसर का ट्रीटमेंट चलता है तो फिर पेशेंट का न्यूट्रिशन और उनका खाना अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। फिर ही वो ट्रीटमेंट को सहन कर पाएंगे, नहीं तो ट्रीटमेंट के साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो हर पेशेंट को हम डाइटिशियन के पास भेजते हैं, ताकि उनका न्यूट्रिशन और खाने का इंटेक अच्छा रहे। ओके। सर आपके लिए सवाल है इमरान धनसे जी का। इनका केस फाइल नंबर 25 सीरीज 16698। उन्होंने सवाल किया है कि माय फादर इज बीइंग सेड दैट ही विल हैविंग अ परमानेंट स्टोमा। सो उनको जानकारी चाहिए कि क्लीनिंग स्टोमा हाउ मेनी टाइम्स इट शुड बी क्लीन एवरी डे। तो तो अगर स्टोमा एक्चुअली लगता है, स्टोमा अगर लगता है तो कितनी बार वो क्लीन होना चाहिए दिन में? इसका जवाब तो बेस्ट उनको पूछना चाहिए, एक स्टोमा क्लिनिक है हमारे हॉस्पिटल में, तो उसका टीम इसको बेहतर जवाब दे पाएगा। या फिर वो सर्जन जिन्होंने ऑपरेशन करके स्टोमा को बनाया है, उनसे पूछेंगे तो वो बेटर बता पाएंगे। ओके। ओके सर। सो यूजुअली ये साइकिल्स कैसे रहते हैं? इस चीज के लिए कौन से साइकिल्स? ये स्टोमा के सर, यूजुअली यूजुअली। तो यूजुअली स्टोमक के बारे में कोई भी क्वेरी है तो हम स्टोमा क्लिनिक या फिर सर्जन के पास ही भेजते हैं, क्योंकि वो उनका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है, हमारा एरिया ऑफ एक्सपर्टीज नहीं है। ओके सर। ओके सर, जस्ट मी। थैंक यू वेरी मच सर फॉर ज्वाइनिंग अस। वैसे सवाल आपके लिए कोई सवाल नहीं आए हैं, और बहुत बहुत शुक्रिया फिर भी ज्वाइन करने के लिए। ओके सर, थैंक यू रतन। वेलकम। सो आज का ये सेशन था बड़ा ही कमाल का सेशन था। आज सेशन था डाइट के बारे में। आज सेशन था ये समझने के बारे में कि हम अपने रोजमर्रा के जो खान पान है उसको किस तरीके से मैनेज कर सकते हैं, जिससे कि हम कैंसर से जैसे इलाज से कैंसर जैसे चीजों से लड़ सके। सो आपसे यही वादा करते हैं कि अगले अगले महीने में इसी नए विषय के साथ, नए व्यक्तियों के साथ और नए गेस्ट के साथ हम आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे। तो प्लीज हमारे साथ प्लीज बने रहिएगा। और तब तक के लिए नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, सायोनारा।